मित्रों नमस्कार, लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इसके पहले एक वीडियो आपको मिल चुका है, ठीक है, वर्णमाला का, जिसे हमने स्वरों पे खत्म किया था। तो उसके आगे वाला वीडियो आज हम लोग इस वाले वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और इसको अच्छे से देखिए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। और गलत नहीं भी करना है, देखना भी है, क्योंकि बनना है ना लेखपाल या बीओ या पीसीएस का सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक चीजें हैं, वैसे ये सब चीजें आपको आती है, हमें पता है, लेकिन आदत है मानती, आपको कराना है तो कराना है। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ चीजें मिल ही जाए, ठीक है। चलिए, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला में स्वर हो गए थे। आज हमें व्यंजन करना है। व्यंजन को अच्छे से समझिए, व्यंजन होते क्या है, ठीक है। देखिए, हमने आपको कहा था वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। मूल स्वर, मूल व्यंजन हमने आपको अलग बताया था। और हमने ये बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन अगर हम इसमें से 11 निकाल दें, 11 मूल स्वर होते हैं, तो कितने बचते हैं? 41। और 41 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन, ठीक है। तो मूल व्यंजन आपके पास होते हैं 33। इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह का बनता है, तो आप इसको बड़े बारीकी से पढ़िएगा, एकदम आंख मूंद करके, वो जल्दबाजी में मत करिएगा। देखिए, होता क्या ना, परीक्षा पास करने का कारण ही नहीं होता कि आपको बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो मायने होता है, ठीक है ना। तो एक कहावत है कि जहां पर तलवार की जरूरत है वहां पर सुई थोड़ी काम करेगी, जहां पर सुई का काम है वहां तलवार थोड़ी काम करेगी। तो जरूरत की चीजें जहां है वहां फिट करिए, ठीक है। अब देखिए, व्यंजन होते हैं 33, मूल व्यंजन है, ठीक है, और कुल व्यंजन है 41। अब हम देखते हैं 41 व्यंजन। पहली बात तो पहचान कर लीजिए, और फिर आगे देखेंगे कि इन व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। कौन सा संघर्षी है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, और कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो अल्प प्राण महाप्राण को कॉन्सेप्ट एकदम खत्म, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप दिमाग में बसा लेंगे, कभी कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण और अघोष सघोष में बड़ी दिक्कत होती है। सिर्फ एक बार में बस कॉन्सेप्चुअल खत्म, ठीक है। जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, लेकिन फिर भी पढ़ लिया करिएगा, रिवीजन के लिए जरूरी है। चलिए, मूल व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन होते हैं 33। 33 कौन कौन से हैं जरा ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम आएंगे, नंबर 1 आता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन से होते हैं? जरा इधर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इधर देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक स्पर्शी व्यंजन है, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये है कावर्ग, ये है चावर्ग। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। कावर्ग का वर्ग है ना, वर्ग में वर्ण आते हैं, तो एक अगर हम कहें तो एक वर्ण है, और अगर पूरी लाइन को कहें तो ये वर्ग है। तो ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। तो 5 लाइनें अर्थात 25 वर्ण, ठीक है। 25 वर्ण। स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। उसके बाद में कौन सा है? इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कितने हैं? 4। यहां पर दूसरा नंबर डाल दीजिए, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन ये है 4, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है ये, इसे हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी दूसरा नाम इसका था ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ऊष्म या संघर्षी दोनों नाम याद रखिएगा। संघर्षी, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन में कौन शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सा तीनों सा और हा आते हैं संघर्षी और ऊष्म में। संघर्षी और ऊष्म क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। संघर्ष, आवाज की संघर्ष, जो आवाज अंदर से आती है वो संघर्ष करते हुए आती है, वो कैसे आती है अभी हम लोग फिगर से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संघर्षी व्यंजन हो गया, और ऊष्म व्यंजन ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं।
ठीक है। और 2 व्यंजन और आपके पास में है, लेकिन उनको बाद में। अब देखिए 4 4 कितने हो गए, 8 और 25, 8 कितने हुए, 8 5 13 33, ठीक है ना। ये 33 कौन से हैं, ये मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन। इसके अलावा भी व्यंजन कौन से होते हैं, हम लोग जरा उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम संघर्षी ऊष्म व्यंजन के बाद देखते हैं चौथे नंबर पर, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा व्यंजन आएगा, इसमें आएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं, ये वाले हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये भी होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं, क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन मतलब होता है व्यंजन और संयुक्त मतलब होता है मिश्रित, अर्थात व्यंजन का मेल है। संयुक्त व्यंजन मतलब है व्यंजन का मेल, अर्थात 2 व्यंजन से बने, इसलिए मूल वर्ण में, मूल व्यंजन में इसको शामिल नहीं किया जाता। कैसे, जैसे छा है, छा। अब देखिए इसमें जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त में पहले आता है छा, तो छा कैसे बना हुआ है, छा किस व्यंजन से मिलकर बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये बना है का प्लस सा से, छा हो गया। उसके बाद में त्रा है, त्रा बना है ता और रा से, ये दोनों व्यंजन है ना, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजनों से मिलकर के व्यंजन बना है, इसीलिए कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसीलिए इसको मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन व्यंजन की संख्या में हम इसको शामिल करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा है ज्ञा। ज्ञा, ज्ञा का क्या होता है, जा होता है और इया होता है, ठीक है, जा और इया। और चौथा है स्रा। स्रा, स्रा को हम कैसे लिखेंगे, सा और रा, ठीक है। स्रा, देखिए बोलते हैं स्रा, तो सा हो गया आधा, रा हो गया पूरा। पूरा का मतलब होता है कि इसमें 2 वर्ण हैं, रा और आ शामिल है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा, कुछ बुकों में यहाँ भी हलंत लगा हुआ है, वो गलत है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर छा, छा मतलब खा सा निकलता है, तो का और सा निकलेगा तो सा पूरा रहेगा। त्रा, त्रा, रा के बाद आ निकलता है तो रा पूरा रहेगा। और ज्ञा, ज्ञा के बाद इया पूरा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में इसी के बाद नंबर आता है 5वां। 5वें व्यंजन में, आप 5वें प्रकार के व्यंजन में देखिए 2 चीजें हैं। कुछ व्यंजन हमारी देवनागरी में शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मुस्लिमों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया, ठीक है, और भी ढेर सारे विदेशी आए वो भी शासन किए। तो यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ की सभ्यता को भी, संस्कृति को भी प्रभावित करेंगे। और संस्कृति और सभ्यता में भाषा और लिपि भी शामिल होती है। जैसे मुस्लिम्स में ढेर सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे जनाब लिखते, जनाब, ठीक है, फर्रुखाबाद, ये कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम बोलते हैं। और उर्दू बोलते हैं, हमको फारसी बोलते हैं, हमको समझ ही नहीं आता फारसी बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो फारसी से जो शब्द आए, जो अक्षर आए, जो वर्ण आए हिंदी वर्णमाला में हम लोग उनको प्रयोग करते हैं, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, उसको कहते हैं विदेशी, ठीक है। विदेशी वर्ण या आगत व्यंजन। आगत मतलब आ गए, ठीक है, आगत मतलब आ गए हैं। कौन से हैं, जा है और फा है, ठीक है। जा, जनाब लिखेंगे तो जनाब में जा बिंदी वाला बनाएंगे, और वैसे ही फा लिखेंगे, ठीक है। और आगत के बाद में एक प्रकार का व्यंजन और होता है जिसे आप कहते हैं उच्छित व्यंजन, ठीक है। उच्छित, उच्छित व्यंजन। और इसी का एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्या, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये कौन से होता है, ये स्पर्शी व्यंजन के टा वाली लाइन में होते हैं, डा और ढ। अब जैसे सड़क लिखना है, सड़क, अड़क है ना, अड़क, तो अड़ा डा से नहीं बनेगा, सड़क लिख देंगे। अगर आप सड़क ऐसे लिख देंगे सड़क, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे सड़क बिंदी लगा कर ये वाली, तो ये सही हो जाएगा। तो ये डा और ढा आते हैं, डा बिंदी वाला और ढा बिंदी वाला। तो ये पूरे के पूरे वर्णमाला में कितने हो जाते हैं, 41। जोड़ लीजिए, 4 बढ़ गए, 4 4 8 और इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब इसमें 8 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा,
41 हो जाएगा। 41 ये हो गए और उसके बाद में 11 आपके पास में ये स्वर हो गए, टोटल 52 वर्ण हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन अभी हम डिटेल में आपको कराएंगे। अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए, या वा, या रा, ला, वा होना चाहिए, होते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? सा, खा, सा, हा होता है, ध्यान रखिए, क्रम भी याद रखिएगा। और उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ, स्त्र आता है विदेशी में, या आगत व्यंजन जिसे कहते हैं। आगत व्यंजन में ज और फा आता है। आगत मतलब ये बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन में ड और ढ आता है, ठीक है। इतनी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, आपने याद कर लिया होगा। अब हम लोग जरा इनके उच्चारण पे आते हैं, ठीक है। उच्चारण के लिए हमें वही ट्रिक अपनानी है जैसे हमने स्वरों के लिए अपनाया था, ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग इसको भी समझ लेंगे। कैसे? हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। हम चलेंगे वैसे ही, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। उस चित्र के माध्यम से एक बार में ही समझ जाएंगे, ठीक है। चित्र वैसे ही, ठीक है। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इसका मुंह है। अब हंसिएगा नहीं, ठीक है। ये इसका जो है, अब ये मुंह के बाद इसका ये ग्रीवा है, गर्दन है। ग्रीवा मतलब गला है, मतलब यहां से जो, जहां से खाना खाते हैं निकलता है ना, तो ये। अब देखिए हमें वही, ये आपका हो गया कंठ, ठीक है। कंठ आप ऐसे कर सकते हैं, कंठ। उसके बाद ये वाला हो गया भाग तालु, ये वाला भाग तालु के आगे वाला, और मुंह के पीछे वाला भाग हो गया है मूर्धा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएंगे दंत, ठीक है, दंत, दंत। उसके बाद आएगा ओष्ठ। बस इसको एक बार फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आपका कंफ्यूजन होता है। हमारे हिसाब से अगर आप इसको देख लिया कंफ्यूजन दो, और आप देखिए आता सब कुछ है, ठीक है। पेपर में आता हुआ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, और 10 से 12 में तो नैया कहां से कहां चली जाती है, और वो 10 क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी की तैयारी होती है कि आप कैसे पढ़ते हैं। कोई चीज ढेर सारा आप मैटर पढ़ते हैं, लेकिन याद कैसे करते हैं, उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं कि समय आने पर ठक निकाला, वही बटन दबाई और ठक निकला, ठीक है। ऐसे कूड़ा कहां जैसे भरे रहेंगे, फिर कहा जाएगा निकालो, तो हाथ डालेंगे, पैर मारेंगे, घुसेंगे, सब कुछ करेंगे, निकलेगा। और निकलेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपने व्यवस्थित रखा नहीं। व्यवस्थित रख लीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए कंठ। अब स्पर्शी व्यंजन में हम लोग चलेंगे, ये है स्पर्शी व्यंजन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले का से शुरू करना है। का, तो का यहां से निकलता है, का, खा, गा। देखिए मुंह ऐसे फैला हुआ है ना, आवाज तो यहां से आ रही है कंठ से। तो का वर्ग जो है कहां से होता है उच्चारण? कंठ से होता है। तो इसे हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं या कंठ व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर होगा कंठ व्यंजन, जिसे हम कहते हैं का वर्ग, ठीक है। का वर्ग कंठ व्यंजन होगा। उसके बाद का वर्ग के बाद लाइन कौन सी आती है? चा वर्ग। अब ऊपर से हम धीरे से फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तालु में पहुंचेंगे, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। देखो तालु, तालु से निकलता है, ताला में नहीं निकलता है, या तालु से तावर में नहीं निकलता है। तालु से या ताला में व्यंजन किसे कहते हैं? चावर को कहते हैं। तो तालु अर्थात तालव्य, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं चा वर्ग। वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, पूरी पूरी लाइन, चा, छा, झ, झ, इया, ये सभी क्या है? तालव्य व्यंजन। अब ऐसे देखिए चले आते, ऐसे चले आइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मूर्धा आता। देखिए मूर्धा को थोड़ा याद रखना है। जैसे अपने तालु से ता वर्ग नहीं होता है, चा वर्ग होता है, उसी तरह मूर्धा को याद रखना। मूर्धा तो पहले तो समझ लीजिए मूर्धा है क्या। मूर्धा मतलब मुंह के पीछे वाला भाग, ठीक है। ये मुंह है, मुंह के पीछे या तालु के आगे वाला भाग, जहां पर आप देखते हैं, आप ऐसे मुंह करेंगे तो आपको ऐसे है, ये ढाल है, ये है मूर्धा, ठीक है। मूर्धा से अब चा के बाद वाली लाइन कौन सी आती है? ठीक है, टा आता है ना, टा, ठा, टा। अब टा बोलेंगे तो टा में जीभ ऐसे आएगी, तो ऐसे लड़ेगी ना ऊपर, और वही गड्ढे पर लड़ती जहां पर ये तालु के आगे वाला भाग है, टा, ठा। अब बोल के देख लीजिएगा, घर पे बोलिएगा अकेले में, टा, ठा बोलिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
मम्मी पापा के सामने मत बोलिएगा, नहीं तो कहेंगे क्या हो गया है, टा ठा डा ढा कर रहे हैं ना। तो ये टा वर्ग यहाँ पे आता है मूर्धा, ये मूर्धन्य व्यंजन है। इनको कहते देखिए, इनको कंठ व्यंजन कहते हैं, इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं, तालु से निकलने वाले को तालव्य, ठीक है। मूर्धा मुंह के पीछे वाले भाग से निकलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, इन्हीं को मूर्धन्य कहते हैं। और ये है टा वर्ग, ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद में जब मूर्धन्य के बाद आएगा क्या, दांत के पीछे का भाग भी होता है, लेकिन पीछे वाले भाग में हम अभी स्पर्श व्यंजन को अलग से देखेंगे। यह है दंत, दंत मतलब दांतों के सहयोग से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है, उसे हम कहते हैं दंत व्यंजन। और देखिए ता बोलिए, ता था दा धा, तो ता बोले ता, तो जीभ आपकी दांतों से टकरा रही है, बोल करके देखिए, शर्माई नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आपको शर्माने की क्या जरूरत भाई, आपको तो सीखना है। लड्डू किसको मिलेगा, वेतन किसको मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। चलिए, तो दंत व्यंजन कौन से होते हैं, दंत में पूरा का पूरा तावर का आएगा, तावर, ठीक है, ता था दा धा। उसके बाद में आएगा ओष्ठ व्यंजन। अब देखिए ओठ का प्रयोग होता है, ओठ के छूने से, ओठ के हिलने से जो उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। जैसे पा बोलेंगे पा फा बा भा मा। अब पा बोलने के लिए अगर ओठ ना जोड़े, पा बिना ओठ जोड़े बोल दीजिए, नहीं बोल पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं पावर्ग। कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन है, ये है पावर्ग। वर्ग मतलब आप समझ रहे हैं उस लाइन की पूरी जो है स्थिति। तो अब क्लियर हो गया ना, का वर्ग हो गया, का के पांचों वर्ण, तो ये हो गए 25 वर्ण। वैसे भी जो भी व्यंजन, जो भी स्वर बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो बोले ही जाते हैं ना, कहीं ना कहीं उनका स्पर्श होता ही है ना। आपने स्वरों को जैसे देखा था ना, छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, री, ठीक है, और उसके बाद में ए आई ओ, उसको भी देख लीजिए, वही सेम कंडीशन ये है, बस अलग अलग पढ़िएगा, याद जरूर हो जाएगा। चलिए, अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन को। यही इसी लाइन पे आप अंतस्थ व्यंजन को भी समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन या लावा का क्या स्थिति रहती है और उच्चारण कहां से होता है। सबसे पहले तो कंठ हटा दीजिए, ठीक है, यारा लावा यहां से होता ही नहीं है। तालव्य से, तालु से या का उच्चारण होता है, ठीक है, या, ठीक। ता अगर हम इसको कहते हैं, या का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। उसके बाद में मूर्धा से भी कुछ नहीं होता है, मूर्धा से कोई उच्चारण जो है अंतस्थ व्यंजन का नहीं होता। अंतस्थ व्यंजन चार ही है, चारों को उच्चारण देखिए, या तो तालव्य से हो गया, और उसके बाद में दांत के पीछे वाले भाग से, यहां से, ठीक है, इस वाले भाग को हम कहते हैं, एक अलग नाम देते हैं जिसे कहते हैं वर्त्य। ध्यान रखिएगा, वर्त्य, ठीक है, या दंत के मूल से, जहां पर दांत निकलता है, दांत का मूल होता है, वहां से निकलता है क्या, रा ला, ला ऐसे बोलते हैं ना, तो दांत के पास जीभ जाकर के टकराती है, या रा ला। तो ये हो गया वर्त व्यंजन, ठीक है। कौन सा, इसमें दो आएंगे, या के बाद आएगा रा और ला, ठीक है, या रा ला, और आएगा वा। वा का जो उच्चारण होता है उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। दांत और ओष्ठ को मिला करके दंतोष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ को अगर हम कहें तो दांत और ओष्ठ को मिला करके किसका उच्चारण होता है, वा, ठीक। तो ये वाली लाइन भी हो गई। या का उच्चारण कहां से होगा, तालु से होगा, रा और ला का दांत के पीछे वाले भाग से होगा, वर्ग से होगा, और वा का उच्चारण दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ मिलकर के इसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद में आएंगे क्या, जो है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन को भी देख लीजिए, देखिए वही स्थिति से, तालु से सा का उच्चारण होगा, सा का उच्चारण कहां से करें, देखिए इनके उच्चारण में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े बहुत माइन्यूटली अंतर होता है, ठीक है, बहुत गलत होता है। सा का उच्चारण कहां से होगा, तालव्य से। उसके बाद में हम लोग आएंगे मूर्धा, यहाँ वाला मूर्धा वाला भाग है, यहां से क्या होगा, ये सा का उच्चारण होगा, और इसको सा बोलते खा, सा खा सा हा, सा सीटी बजती है ना, कहते हैं सिटकारी वाला सा, तो सरकारी वाला यही है, सीटी बजाता है, सीटी, सीटी ना, तो सा खा सा हा, सा खा सा हा, तो ये सरकारी वाला हो गया। ये सरौता वाला बोलते हैं ना, सरौता में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा वही वर्तुल, और ये स्थिति दांत के पीछे वाली, या रा और ला तो हो गया, यहां से सीधे वाला सा निकलेगा, ठीक है, सरौता वाला बोलते हैं, सरौता वाला सा,
और उसके बाद आता है हा, और हा का उच्चारण होता है स्वर तंत्रीय से, ठीक है, कंठ के भीतर से निकलता है, जैसे बोलते हैं हा। अब हा ना तो दांत ना तो ओठ, हा बोलते ना, हा ना तो दांत टच कर रहा है, ना तो होठ हो रहा है, ना तो तालु से संपर्क हो रहा है, ना तो कंठ से, तो हा बोलते ना, हा। तो यहाँ पर स्वतंत्री है, स्वतंत्री कंठ के पास में होती है, कंठ के भीतर यहां से निकलता है हा, इसको स्वरतंत्री व्यंजन कहते हैं, ठीक है, हा। तो हा का उच्चारण यहां से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आशा करता हूं क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी क्लियर होंगी तो आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर जरूर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं जिनको आप कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, और अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बार में आपको दोबारा मुझे लगता है नहीं पढ़ना पड़े, हम उस तरह से इसको आपको सोच रहे हैं करा दें, तो एक बार एक बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष। अब इनको जरा देख लीजिए, ये होते क्या है, ठीक है। देखिए आपके पास में ये वर्ण है, ठीक है, पहला इसको प्रथम कहेंगे, इसको द्वितीय कहेंगे, इसको तृतीय कहेंगे, इसको चतुर्थ कहेंगे और इसको पंचम कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अघोष पे। अघोष की एक ट्रिक है क्या, 12, ठीक है। अघोष को 12 नंबर से याद करिए और अल्प प्राण को 135 नंबर से याद करिए, बस कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, क्या, अघोष 12 और अल्प प्राण 135। कैसे याद होगा, 12 अघोष मतलब आ से शुरू होने वाला अघोष है और आ से शुरू होने वाला अल्प प्राण है, वो 135 है और ये 112। पहले सुन लीजिए अघोष। अघोष क्या होता है, घोष मतलब होती है नाद, झंझनाहट, मतलब बोलने में नाद होती, गूंज होती है, उसे हम घोष कहते हैं। घोष जयकारा, घोष माता वाली, शेरा वाली और पता नहीं कितने साहबों के भगवानों को लगाया जाता ना, जय शेरा वाली का घोष करो, तो घोष मतलब होती नाद, गूंज, झंझनाहट। जिस शब्द में, जिस वर्ण में घोष नहीं होता है, ठीक है, घोष, नाद, झंझनाहट, झंझनाहट नहीं होती है, उसे कहते हैं अघोष। और जिसमें होती है उसे कहते हैं सघोष, ठीक है। अब अघोष और सघोष में शामिल कौन है, देखिए, अगर आप सरगम गाते हैं ना, सरगम हारमोनियम ढेर सारे लोग बजाते होंगे, ढेर सारे लोग गाना गाते होंगे, तो जैसे आप कहते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब कितनी झंझनाहट है इसमें, गूंज है ना, यही गूंज क्या है, बताती है कि ये घोष वर्ण है, घोष व्यंजन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 12 से। 12 से क्या मतलब है, अघोष मतलब 12, ये छोटा है ना, 3 अक्षर का है, ये अल्प प्राण बड़ा है, इसलिए इसको 35 है। एक ट्रिक है, हमारी ट्रिक है, ये कहीं मिलेगी नहीं, बुकों को ढूंढने लगो साहब 12 और 35 कहां नहीं मिलेगी। 12 का मतलब होता है प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है, अर्थात किसी भी वर्ण का प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होते हैं, अघोष होते हैं। यहां आ जाइए, ये वाले पद, ये अघोष है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, वहां पे प्रथम और द्वितीय, पहला या दूसरा लिख के आएगा, तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा, एक पहला और दूसरा। 12 से हमने इस तरह से याद किया इसको, तो वैसे ही ये अघोष हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचा, जब एक पहली लाइन दूसरी लाइन होगी तो बचा क्या, वर्ग में, वर्ग में 3 बचा, तीसरा चौथा पांचवा बचा, तो 1 2 3 सॉरी 3 4 5 ये क्या हो जाएंगे, ये सघोष हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना, अघोष और सघोष। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं, पहला दूसरा और अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, वही या रा ला वा, ये यहां पर अघोष में ही आ जाएंगे। अघोष में हम इसको क्या कहते हैं, या रा ला वा भी इसी में शामिल होता है, ठीक है। और सॉरी, अघोष सघोष, अघोष में साखा साहा होता, अंतस्थ व्यंजन इसमें होते हैं, इसमें होता है खा सा खा सा खा सा हा, ठीक है। हा को निकाल दीजिए। ये तीन व्यंजन और होते हैं अघोष में, तो एक दो पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का, उसके बाद में सा खा सा, ये तीन ये होते हैं अघोष, ठीक है। और सघोष में क्या होता है, सघोष में हमने कह दिया कि ठीक है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो आएगा ही सघोष में, सघोष के साथ में जितने भी स्वर होंगे सारे स्वर आएंगे, जितने भी स्वर होंगे, ध्यान रखना स्वरों से ही सरगम बनती है, और वो सारे स्वर इसमें आते हैं। और दूसरा इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा इसी में आएंगे, ठीक है। तो अघोष और सघोष समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, अल्प प्राण और महाप्राण में। जरा अल्प प्राण और महाप्राण देख लीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण नाम इसलिए पड़ा कि देखिए अघोष सघोष इसलिए पड़ा कि घोष होती है, गूंज होती है, नाद होती है, झंझनाहट होती है, इसकी वजह से घोष, अघोष और सघोष पड़ा। और अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण मतलब क्या होता है, प्राण प्राण वायु, आपके अंदर से वायु निकलती है ना, जब आप कोई वर्ड बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं तो प्राण वायु निकलती है। जितनी ज्यादा प्राण वायु निकलेगी उसी के अनुसार हमने इन वर्ण को, इन व्यंजनों को डिसाइड किया है कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण और महाप्राण होंगे। हमने ट्रिक पहले ही लिख दी थी आपको। अल्प प्राण, जब प्राण वायु कम निकलेगी तो उससे कहते हैं अल्प प्राण। प्राण मतलब तो प्राण वायु से लीजिए, अल्प प्राण हल्की हवा निकलेगी आवाज के द्वारा, जब आवाज करते हैं तो उसमें आप दम लगाते हैं ना, तो 1 3 5 135 इसकी ट्रिक है। तो 135 का क्या होगा, इसी को देख लीजिए। अब 1 3 5 ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, इन्हें कहेंगे आप अल्प प्राण, ठीक है। और बचा क्या, 2 और 4, ठीक है। प्राण वायु के निकलने के अनुसार 2 और 4, ठीक है। ये 2 और 4, ये बचा क्या, महाप्राण, महाप्राण, बस हो गया। और इसमें भी अगर हम कहें अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इसमें आएंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। या रा ला वा इसमें आ जाएंगे और महाप्राण में भी सा सा खा आ जाएंगे, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कहाँ आते हैं, अल्प प्राण में, बाकी है महाप्राण। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार पुनः इसको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए और देख करके नोट्स बना लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं मिल जाएंगे। अल्प प्राण महाप्राण कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्प प्राण महाप्राण की 135 और अघोष और सघोष की 112 वाली टिप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।